हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में मिशन 100 के तहत जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हमारा लेसन है प्रोज सेक्शन की फर्स्ट पोएम माय मदर 866। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। आंसर इसका, द पोएट एक्सपीरियंसेस द पेन एंड एक ऑफ सीइंग हर अनवेल मदर। क्वेश्चन था इसकी कवियत्री है, उसको किस प्रकार का दुख और दर्द होता है। तो हमारा आंसर होगा पोइट जो है वो एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है एक ऐसे दुख और दर्द को ऑफ सीइंग हर अनवेल मदर, अपनी बीमार, अनवेल यानी जो ठीक नहीं हो, हम बीमार से यहाँ तात्पर्य ले सकते हैं। तो बीमार जो उसकी माँ है उसके लिए वो दुख और दर्द महसूस करती है। शी आल्सो एक्सपीरियंसेस द एगोनी ऑफ थिंकिंग अबाउट हर मदर्स इनएविटेबल डेथ। इसके अलावा और क्या करती है, वो एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है उस दुख को। एगोनी का मतलब दुख, यहाँ पर हम दुख की जगह, एगोनी की जगह सैडनेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अबाउट हर मदर्स इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है वो चीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते। अपने जो माँ की जो डेथ है जिसको हम रोक नहीं सकते उसके बारे में सोच कर वो परेशान है। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कम टू टर्म्स विद द थॉट इटसेल्फ, इसलिए वे अपने आप को बहुत मुश्किल पाती है इन सब से संबंधित जो भी दुख है, जो सोच उसके दिमाग में चल रही है, उससे अपने आप को छुटकारा पाने में वो असमर्थ है। एंड द सेंस ऑफ लॉस एंड सेपरेशन ब्रिंग्स हर इंटेंस ग्रीफ एंड सैडनेस। और अपनी माँ से अलग होना, सेपरेशन यानी अलग होना, और या माँ को खो देना, इन दोनों ही के बारे में सोचने से उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस यानी बहुत ज़्यादा ग्रीफ एंड सैडनेस, ग्रीफ यानी दुख, मानसिक दुख, एंड सैडनेस और उदासी, तो दुख और उदासी छाई हुई है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कि जो पेड़ हैं, यंग ट्रीज छोटे पेड़ हैं, डिस्क्राइब्ड उनका वर्णन किया गया है एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए, यानी क्यों बताया गया है। तो आंसर है हमारा कि द यंग ट्रीज आर अ टोटल कंट्रास्ट टू द पोएट्स सिकली मदर सिटिंग इनसाइड द कार। कि जो ये पेड़ हैं छोटे, आर टोटल कंट्रास्ट, और पूर्ण रूप से क्या है, विरोधी हैं, विरोधाभास है, यहाँ पर कंट्रास्ट है टू द पोएट्स सिकली मदर, उसकी जो बीमार माँ बैठी हुई है कार के अंदर, उसके साथ संपूर्ण रूप से विरोध है। व्हेन कमला दास लुक्स आउट ऑफ द मूविंग कार, कि जब कमला दास चलती हुई कार, मूविंग कार चलती हुई कार से बाहर देखती है, द ट्रीज सीम टू बी रेसिंग पास्ट, तो जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए, रेसिंग का मतलब दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, पास्ट यानी पीछे की तरफ। दस इस प्रकार सिंबलाइजिंग यूथ एंड एनर्जी एज कंट्रास्टेड टू ओल्ड एज एंड सिकनेस। इस तरह जो यूथ यानी जवानी और एनर्जी यानी ताकत, दोनों ही चीज़ें विरोधाभासी हैं अपनी माँ की ओल्ड एज यानी बूढ़ी माँ और उसकी बीमारी के साथ। ये यहाँ पर विरोधाभास है। कैसे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो बुढ़ापा है और बीमारी दोनों ही इंसान को शिथिलन या शिथिलता प्रदान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज पीछे भाग रहे हैं तो ये सिंबलाइज करते हैं कि उन पेड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और अभी वो जवान है, इसीलिए वो दौड़ पा रहे हैं, जबकि इसकी माँ तो चुपचाप बैठी है। तो यहाँ पर ये सिंबलाइज किया है कि उसकी माँ और वो ट्रीज के बीच में बहुत असमानता है और दोनों के बीच में बहुत विरोधाभास है। तो यहाँ पर है डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग, इसलिए उनको दौड़ते हुए बताया गया है कि पेड़ों के अंदर बहुत सारी एनर्जी है और वो अभी जवानी में इसलिए दौड़ पा रहे हैं, जबकि उसकी माँ अब बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है और उसमें जो एनर्जी वो ख़त्म हो चुकी है और उनकी मौत निकट है। तो इन दोनों में विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कि जो कवि है वो क्यों लेकर आया है, ब्रॉट यानी लाया है, हैज़ का मतलब क्यों लाया है, द इमेज, ये इमेज, ये विचार, ऑफ मेरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से बाहर आते हुए खुश बच्चे या खुशी से भरे हुए बच्चे, ये इमेज क्यों लाया है। आंसर होगा द इमेज ऑफ मेरी विवासियस चिल्ड्रन पोरिंग आउट टू देयर होम्स। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है, इन्होंने बहुत हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द इमेज ऑफ मेरी विसियस चिल्ड्रन, इस मेरी विसियस चिल्ड्रन की जगह हम लिखेंगे हैप्पी, तो अब लाइन बन जाएगी द इमेज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, यानी कि जो विचार है खुश बच्चों का, पोरिंग आउट टू देयर होम्स, तो पोरिंग आउट की जगह हम लिख सकते हैं कमिंग आउट। कमिंग आउट का मतलब जाएगा बाहर आते हुए बच्चे। टू प्ले, खेलने के लिए, हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द इंटरपर्स द मोड, ये इंटरपर्स की जगह हम यूज़ करेंगे रिमूव,
हटाने के लिए। द मूड ऑफ सैडनेस, ओल्ड एज एंड सिकनेस। अब सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कि कवि ने खुश बच्चों की जो इमेज है, विचार है, इसलिए लेकर आया है, या पोरिंग आउट इन बाहर आते हुए बच्चों की इमेज को इसलिए लाया है कि वो खत्म कर सके, रिमूव कर सके, हटा सके द मूड ऑफ सैडनेस, यानी दुखी मन जो है, उसका जो मूड है दुखी, उसको हटा सके। ओल्ड एज, जो पुरानी उम्र है, बूढ़ी उम्र है, और सिकनेस, इससे जो पैदा हुए दुख हैं उनके हटा सके। विद होप, यूथ एंड एनर्जी, किसके साथ? आशा, जवानी और ताकत के साथ, जो बच्चों के अंदर पाई जाती है। इनको देखकर वो अपने आप को खुश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून? कि मदर जो है, उसकी माँ, उसको लेट विंटर्स मून यानी कि ख़त्म होती हुई सर्दियों का जो मौसम है उससे क्यों कंपेयर किया गया, उसकी तुलना क्यों की गई है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी कविता में ही अपनी माँ के इर्द गिर्द ये कविता घूमती है। तो आंसर होगा कि ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर, कि जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम विंटर से बहुत तेज सर्द पड़ती है, द मून अपीयर्स टू बी डल, तो जो चंद्रमा है वो कैसा प्रतीत होता है? डल। डल यानी नीरस। अब नीरस का मतलब उसकी चमक जो है वो कम हो जाती है। डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स नॉर्मल ग्लोरी, और इसके अंदर जो उसकी सामान्य चमक है, ग्लोरी यानी चमक, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित होना, तो जो सामान्य चमक है वो तो खो जाती है और वो कैसा बन जाता है? नीरस। एंड ब्राइटनेस, और उसकी चमक भी कम हो जाती है। सो डज द पोइटेस मदर, ये डज फालतू लगा दिया इसने, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सो द पोइटेस मदर हु, तो इसलिए कवियत्री की माँ जो की हुए ना, जो की ड्यू टू यानी के कारण, ये कई बार हमने देखा है क्लास में भी कि ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, उसकी माँ जो कि बुढ़ापे के कारण लॉस्ट हर ग्लो एंड स्पार्कल, कि अपनी जिंदगी की क्या खो चुकी है? वो चमक खो चुकी है। शी अपीयर्स टू बी डल एंड लस्टरलेस, इसलिए वो कैसी प्रतीत होती है? नीरस। और इस लस्टरलेस की जगह हम लिखते हैं ग्लोरीलेस भी लिख सकते हैं हम, कि उसकी जो चमक है जिंदगी की वो खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी, इसीलिए इस लेट विंटर से उसकी तुलना की गई है। वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जब लेखिका पार्टिंग हो रही है, अलग हो रही है अपनी माँ से, तो उसकी स्माइल का क्या महत्व है, क्या मतलब है उसका जब वो स्माइल करती है? तो आंसर है व्हेन द पोएट पार्ट्स फ्रॉम हर मदर, कि जब कवियत्री अपनी माँ से अलग होती है, शी सेज सी यू सून अम्मा, तो कहती है कि हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। एंड शी स्माइल्स एंड स्माइल्स, और वो मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। दिस इंडिकेट्स दैट पोएटिस विशेज टू पार्ट फ्रॉम हर मदर ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। इसका मतलब ये है, इट इंडिकेट्स, ये बताता है कि पोएटिस ये इच्छा करती है कि जब वो अलग होती है तो उसको एक आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावाद, या आशावादी है वो, और नोट यानी उम्मीद यहाँ पर, तो उसको एक आशावादी उम्मीद है कि वो जल्दी ही दोबारा से मिलेंगी। हर स्माइल्स इज़ अ साइन ऑफ रीअश्योरेंस, और उसकी जो स्माइल है वो इस बात का प्रतीक है, साइन यानी प्रतीक है, रीअश्योरेंस, दोबारा से मिलने के जो उम्मीद है उसको आश्वस्त करता है, तो आश्वस्तता का ये प्रतीक है। डिस्क्राइब द एक्सप्रेशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोएटेस मदर। वर्णन कीजिए उन एक्सप्रेशंस का, उन बातों का, उन मनोभावों का जिसका प्रयोग किया गया है उसकी माँ को वर्णन करने में, यानी उसकी माँ को बताने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, वो हमें लिखना है। तो आंसर होगा एक्सप्रेशंस लाइक फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। तो यहाँ से कि एक्सप्रेशंस, यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस का प्रयोग हुआ है वो है सबसे पहले लाइक फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, कि उसका जो चेहरा था वो किस तरह फीका पड़ा हुआ था, किस तरह राख की तरह हो चुका था, जैसे कि एक मुर्दा निस्तेज हो जाता है, कि एक जैसे मुर्दा जो लाश होती है वो पूर्णतः निस्तेज होती है, उसी प्रकार से उसकी माँ को चेहरे को बताया गया है। फेश वन का मतलब वो निस्तेज चेहरा जिसका रंग उड़ गया हो। पेल एज ए लेट विंटर्स, और वो नीरस कैसे हो चुका था, यहाँ पर पीला पड़ना है, नीरस हो जाना। विंटर्स मून है, जिस तरह से बीतती हुई जो सर्दियाँ हैं उसके अंदर चंद्रमा की जो चंद्रकला है, या फिर यूँ कहें उसकी जो चमक होती है वो पीली पड़ जाती है, तो उसकी माँ की चेहरा भी इस तरीके पीला पड़ चुका था। आर यूज टू डिस्क्राइब द पोएटेस मदर, ये सभी चीज़ें पोएटेस की जो मदर है उसको बताने के लिए प्रयोग में ली गई है। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट द इलनेस विच हैज़ बी सेड द पोएटेस इज ओल्ड मदर। ये जो सभी शब्द हैं वो प्रतिबिंबित करते हैं उसकी माँ की बीमारी को और उसके चेहरे के ऊपर आए हुए मनोभावों को। सिंस हर मदर वाज ऑलरेडी 66,
अब उसकी जो माँ है वो पहले से 66 साल की हो चुकी है। द पोएटेस वाज स्ट्राइकन बाय द फियर ऑफ लूजिंग हर टू इलनेस। और अब जो कवियत्री है उसको इस बात का डर है कि उसकी माँ को कभी भी खो सकती है, यानी उसकी माँ कभी भी इस दुनिया को विदा कह सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर इज़ द पोइट गोइंग। जो कवियत्री है वो कहाँ पर जा रही है, एंड हु इज़ विद हर, और उसके साथ में कौन है। यानी 2 प्रश्न है इसके अंदर, कहाँ जा रही है वो और उसके साथ में कौन है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लिखना। आंसर है कि द पोइट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो जो पोइट है वो कार से जा रही है अपने माता पिता के घर से कोचीन के एयरपोर्ट पर। हर मदर्स हैज़ कम टू सी हर डॉटर ऑफ, और उसकी जो माँ है वो उसको सी ऑफ करने के लिए आई हुई है, यानी उसको विदा देने के लिए आई हुई है। शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर एंड डोजिंग विथ हर माउथ ओपन। तो यहाँ पर उसकी जो माँ है वो उसके साइड में बैठी हुई है और उस क्या कर रही है, ऊँग रही है, डोजिंग यानी मुंह खोली हुई है, उसको नींद आ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। बस यहीं तक हमारा आंसर है। ये जो लाइन्स है इसमें ऐड करने के लिए, यानी इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए या उत्तर को थोड़ा बड़ा करने के लिए जोड़ी गई है। बाकी हमारा उत्तर इन 3 लाइनों में खत्म हो जाता है। वॉट डज द पोइट सी हैपनिंग आउटसाइड। लेखिक जो कवियत्री है वो क्या देखती है बाहर की तरफ, क्या घटना घटित हो रही थी जिसको उसने देखा। द थॉट ऑफ द एजिंग मदर 866 ऑक्यूपाइज हर माइंड। जो वो सोचती है, ये उसकी सोच थी अपनी बूढ़ी होती हुई माँ 66 ईयर्स में, यानी 66 साल की उसकी माँ हो चुकी थी, तो उसकी जो बढ़ती उम्र है उसके अंदर वो व्यस्त हो जाती है। हर पेल एंड एशन कॉम्स लुकिंग फेस ब्रिंग्स टू हर माइंड द पिक्चर ऑफ डीके एंड डेथ। उसका निस्तेज और मुर्दे की जैसा चेहरा जो था, ब्रिंग्स टू हर माइंड, वो उसके दिमाग में क्या लाता है, एक ऐसी तस्वीर लाता है जिसमें क्या है, डिके यानी नुकसान और डेथ और मौत है। द पोइट नीड्स अ डाइवर्जन एंड लुक्स आउटसाइड। क्या करती है पोइट को क्या आवश्यकता है, मोड़ने की। डाइवर्जन यानी मोड़ना, तो यानी अपने दिमाग को मोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए वो अपना ध्यान हटाने के लिए क्या करती है, लुक्स आउटसाइड, बाहर देखती है। आउटसाइड शी वॉचेज यंग ट्रीज, तो बाहर क्या देखती है, उसने छोटे पेड़ दिखाई देते हैं। दे स्पीड पास्ट, वो बहुत तेज गति से पीछे की तरफ जा रहे थे। एंड अपीयर्स, और इस तरह प्रतीत होते थे, एज इफ का मतलब मानो की दे आर स्प्रिंटिंग, वो क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो। देन ही सीज गे एंड हैप्पी चिल्ड्रन, इसके बाद वो खुशियों से, गे एंड हैप्पी दोनों का मतलब सेम है, खुश बच्चों को देखती है। मेकिंग मेरी एज दे मूव आउटसाइड ऑफ देयर होम, वो बच्चे क्या कर रहे थे, अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे थे। इस तरह से इस पोएम के शॉर्ट आंसर्स खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है कि ताकि आप समझ जाएं कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास, बस इतना सही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। स्लम वगैरह इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डॉम्स, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैलीज। स्कूल क्लासरूम है, उसकी जो दीवारें हैं डेकोरेटेड, वो सजी हुई है विथ द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, और उसके अंदर पिक्चर्स लगी हुई है। और पिक्चर्स किस किस की है, पहली है शेक्सपियर की, दूसरी है बिल्डिंग्स विद डॉम्स, यानी ऊंची डॉम्स गुंबदों के साथ बिल्डिंग्स बनी हुई है, उन बिल्डिंग्स की वो वहाँ पर एक पिक्चर है। वर्ल्ड मैप, संसार के नक्शे हैं, एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियों के चित्र वहाँ पर लगे हुए हैं। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से विरोध भरती है, विरोधाभास दिखाती है। तो हमें आंसर लिखना होगा, दे ब्यूटीफुल कंट्रास्ट विथ द वर्ल्ड ऑफ दी चिल्ड्रन, कि ये सब चीज़ें दे है इन सब चीज़ों के लिए कि ये सब चीज़ें विरोध करती है, विरोधाभास बताती है उस सुंदर संसार में और इन बच्चों के संसार में। दीज पिक्चर्स मीन्स प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग, क्योंकि ये सभी जो चित्र हैं, तस्वीरें हैं, उनका मतलब क्या है, प्रोग्रेस यानी प्रगति, प्रॉस्पेरिटी यानी अमीरी, एंड वेल बीइंग और अच्छे होना। बट द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ मिजरेबल, लेकिन वास्तविक जो कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं, वो इन बच्चों की बहुत ही मिजरेबल यानी दयनीय अवस्था में है। दे आर एंड्योर्ड पुअर एंड लिव इन ग्रिम पॉवर्टी, सारी चीज़ें जो है इनका मतलब हम लिखेंगे दे आर क्रश्ड एंड पुअर, कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा दबे कुचले और गरीब हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन पॉवर्टी, तो यहाँ पर लिखेंगे दे लिव इन बैड कंडीशंस, कि वो क्या किसी कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ही
बुरी कंडीशंस के अंदर रहते हैं। बस ये आंसर लिखेंगे, इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, कि जो कवि है वो इन कच्ची बस्तियों के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या चाहता है। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, और उनकी ज़िंदगी को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तुम्हारा आंसर होगा द पोएट वांट्स दीज चिल्ड्रन टू बी रिमूव देयर। पोएट ये चाहता है कि वो जो बच्चों हैं उनको, चिल्ड्रन टू बी रिमूव्ड, यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, इन सबको हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। रिमूव्ड यानी खत्म कर देना, तो इनको सबको हटा दिया जाए। देयर डर्ट सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स यानी आसपास के, उनके आसपास जितनी भी गंदी चीज़ें हैं वहाँ से उनको हटा दिया जाना चाहिए। न्यू एंड ओपन सराउंडिंग्स वुड प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर देयर लर्निंग, और उनको खुली जो चीज़ें हैं सराउंडिंग्स उनके आसपास बहुत ही खुलापन होना चाहिए। वुड प्रोवाइड, ऐसा उनको दिया जाना चाहिए स्थान, या ऐसी परिस्थितियाँ उनके लिए अवेलेबल करवानी चाहिए। फॉर देयर लर्निंग, उनके सीखने के लिए। दे विल देन लैंड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तभी वो एक ऐसे संसार के अंदर अपना कदम रखेंगे। लैंड यानी उतरना या कदम रखना, तो ऐसे संसार में कदम रखेंगे जहाँ पर क्या होगी, पूर्ण रूप से खुशहाली होगी, प्रोग्रेस होगी एंड प्रॉस्पेरिटी, और अमीर बनेंगे वे लोग। देयर विल बी नो सोशल इनजस्टिस, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक असमानता या अन्याय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैसेज दैट स्टेफन स्पेंडर वांट्स टू गिव थ्रू द पोएम। वो क्या संदेश है जो स्टेफन स्पेंडर देना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा, और पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, तुम्हारा आंसर होगा इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस कविता में स्टेफन स्पेंडर्स डील्स विथ द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। इस कविता के अंदर वो क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर डील्स विद, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वांट्स टू टेल, कि वो कहना चाहते हैं सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय और इनइक्वालिटीज यानी असमानता के बारे में, वर्ग असमानता के बारे में इस कविता में वो बात करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, क्योंकि संसार में 2 प्रकार के संसार होते हैं। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर हैव नो रिलेवेंस टू स्लम चिल्ड्रन। कला, संस्कृति और साहित्य उसका इन स्लम चिल्ड्रन से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं जानते इनके बारे में। दे लिव इन अ डार्क नैरो क्रैम्प्ड हॉल्स एंड लैंड्स, और वो कहाँ रहते हैं, गंदी, बदबूदार, संकड़ी, क्रैम्प्ड, संकड़ी बहुत ज़्यादा गलियों में, जो किसके समान होती है, जैसे नालों के समान उनकी बस्तियाँ होती है। अनलेस द गैप बिटवीन द टू, कि जब तक ये गैप, जब तक ये अंतर है 2 वर्ड्स इज एब्रिज्ड, कि जब तक कि ये जो अंतर है वो ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता, एब्रिज यानी कम होना, तो ये अंतर जब तक कम नहीं होता, देयर कांट बी एनी रियल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, तो कोई भी असली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं होगा। द चिल्ड्रन विल हैव टू बी मेड मेंटली एंड फिजिकली फ्री टू लीड हैप्पी लाइफ, क्योंकि बच्चों को होना ही पड़ेगा, विल हैव टू, उनको करना ही पड़ेगा या उनको होना ही पड़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली फ्री, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र करना पड़ेगा, टू लीड हैप्पी लाइव्स, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज स्टेफन स्पेंडर से दैट द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस। स्टेफन स्पेंडर ऐसा क्यों कहते हैं कि जो तस्वीरें और नक्शे लगे हुए हैं उस एलिमेंट्री स्कूल में, तो वो सब मीनिंगलेस क्यों हैं, अर्थहीन क्यों हैं। तो आंसर है, द पिक्चर्स ऑन द स्कूल वॉल्स आर क्वाइट इन कंट्रास्ट विद द रियल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन हु सी देम देयर। कि स्कूल की दीवारों पर जो चित्र लगे हैं वे पूर्ण रूप से विरोधी हैं उनकी असल ज़िंदगी से, उन बच्चों की असल ज़िंदगी से विरोध में हैं जो रोज़ाना उन्हें देखते हैं। दे हैव नो मीनिंग्स फॉर देम, और ये सारे के सारे चित्र उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। द चिल्ड्रन हु आर देयर आर डिवॉइड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ। जो बच्चे हैं वो बहुत बहुत दूर हैं, डिवॉइड यानी जिनके पास इनकी पहुंच नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं फार फ्रॉम, कि बहुत दूर हैं। ऑल अपॉर्चुनिटीज़, इन सभी अवसरों से इनकी ज़िंदगी में। दे हैव नेवर सीन रिचेस इन लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी दौलत, रिचेस यानी यहाँ पर दौलत नहीं देखी है।
इसलिए ये सारे चित्र उनकी ज़िंदगी के लिए बेकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। जो कवि है वो क्या इच्छा रखता है उन बच्चों के लिए, उन स्लम यानी कच्ची बस्तियों के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनसे क्या इच्छाएं रखता है। तो आंसर होगा द पोएट अर्नेस्टली विशेस द स्लम चिल्ड्रन टू बी एक्सपोज्ड टू अपॉर्चुनिटीज़। कवि बहुत ही प्यारे तरीके से ये इच्छा रखता है, अंदरूनी इच्छा रखता है कि जो स्लम चिल्ड्रंस हैं उनको बताए जाए अवसरों के बारे में, यानी कि उनके लिए भी अवसर पैदा किए जाएं। दे शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। दे आल्सो मस्ट बी गिवन वेज टू एन्जॉय देयर लाइफ, और उनको वो तरीके बताए जाने चाहिए जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को आनंदित महसूस कर सकें। इस प्रकार से कविता ख़त्म होती है। अब आपका काम कि इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।